गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इससे जो पहले चैप्टर था वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसका अब है चैप्टर का नाम महासागरीय जल संचलन। चैप्टर नंबर 14 महासागरीय जल संचलन में सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम का अर्थ समझ लेते हैं। महासागर तो आप समझते ही हो, सागर का विशाल रूप, जल का बहुत बड़ा भंडार, उसे हम महासागर कहते हैं। महासागरों के जल का संचलन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने वाला जल महासागरीय जल का संचलन कहलाता है। जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसे हम संचलन कहते हैं। अब महासागरों के जल का संचलन क्यों होता है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। ये आप भी जानते हो, सागरों में, महासागरों में जो जल होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। क्या कारण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? तापमान के अंतर से जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है, या फिर जो महासागर के जल में खारापन पाया जाता है यानी नमक की मात्रा पाई जाती है, जब वो वेरी करती है, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उससे जल कम खारे जल से अधिक खारे जल की तरफ बहता है और अधिक से कम की ओर बहता है। इसी तरह से जो जल का घनत्व होता है उसके आधार पर भी जल का बहाव होता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और वायु भी जल को गतिमान करते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव जब पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला जलीय भाग ऊपर उठता है, जिसे हम ज्वार भाटा भी कहते हैं। इस तरह से महासागरों के जल के जो अंदर संचलन होता है उसका कारण सूर्य और चंद्रमा भी है। इसके अलावा वायु, जब हवाएं चलती हैं वो भी जल को आगे की ओर धकेलती हैं। तो इन सभी कारणों के कारण महासागरों के जल जो है उसमें गति प्रदान होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। क्षैतिज मतलब जो फैलाव की तरफ होता है उसे हम क्षैतिज कहते हैं, यानी जल फैलाव की तरफ भी और ऊंचाई की ओर भी दोनों तरफ जल का बहाव होता है। अगर जल में गति देखेंगे तो दोनों तरफ होती है। जैसे हम ज्वार भाटा देखते हैं, ज्वार भाटा जो है ऊपर की ओर उठता है, इसे हम ऊर्ध्वाधर जल की गति कहते हैं। और जो क्षैतिज गति है उसमें धाराएं और लहरें होती हैं। लहरें जल में उठती हैं, आपने देखा होगा, वो नीचे की ओर ही ऐसे फैलती रहती हैं। जब पानी ऊपर की ओर उठता है तो उसे हम ऊर्ध्वाधर जल की गति कहते हैं। ज्वार भाटा इसकी एक एग्जाम्पल है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, लेकिन जो तरंगे होती हैं, तरंगे क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन तरंगों में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, बल्कि तरंगों के अंदर जल एक जैसा ही रहता है, लेकिन तरंगे स्थान बदलती हैं। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हैं, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंगों के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। अब नेक्स्ट है, देखिए, ऊर्ध्वाधर गति। महासागरों तथा समुद्रों में जल का ऊपर से ऊपर उठना और नीचे गिरना होता है, जिसे हम सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण के कारण महासागर का जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, और इसे हम ज्वार भाटा भी कहते हैं। इस तरह से महासागरों के जल में गति होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तरंगे। तरंगे क्या होती है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि तरंगों के अंदर जल गतिमान नहीं होता, जबकि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। तरंगे वास्तव में ऊर्जा होती हैं
जल नहीं होता। जो महासागरीय जल की सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं। महासागरों के अंदर जो जल है उसके अंदर जो चक्रावृत्ताकृति आ जाती है उससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। और तरंगों के अंदर जल जो है वो गतिमान नहीं होता, बल्कि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। और ये जो वायु के कारण तरंगे महासागरों में गति करती हैं और ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त हो जाती हैं। जो ऊर्जा है वो जहां महासागरों का तट होता है वहां पर खत्म हो जाती है उसके अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा जब जल बह रहा होता है, हमें सागरों महासागर तो शायद किसी ने देखा होगा आप में से, महासागर तो नहीं तो सी तो कई बच्चों ने देख भी रखा होगा, समुद्र। तो उसमें भी जो जल है उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। वो जहां तट रेखा होती है उससे दूर हमें तरंगे दिखाई देती हैं, लेकिन तटों के पास जो जल होता है वो स्थिर होता है, वहां पर कोई गतिमान नहीं होता जल, तरंगे वहां उत्पन्न नहीं होती क्योंकि उस समय ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी होती तट रेखा के पास। तो जैसे जैसे तट रेखा से दूर जाते हैं वहां पर तरंगे बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तरंगों का आकार और बढ़ जाता है। तो हमें जो जल है उसके अंदर तरंगे वो तट रेखा से दूर दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये तरंगे हैं। तरंगों में जो ऊपर का भाग है उसे हम शीर्ष पतन बोलते हैं और जो नीचे का भाग है उसे हम द्रोणिका कहते हैं। ये द्रोणिका उभार है, नीचे की ओर का द्रोणिका उभार और ऊपर का शीर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। तरंगे इस प्रकार की होती हैं। उसके अंदर जो जल कण आप देख रहे हो एरो, वो सर्कुलर फॉर्म में है। बिल्कुल इसी तरह से जो जल कण है वो इसी तरह अंदर ही अंदर गोल गोल घूमते हैं, लेकिन तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है। उस तरंग के अंदर का जल स्थिर रहता है। इसी तरह से ज्वार भाटा, ये भी एक महासागरीय जल का संचलन होता है। महासागर का जल जब ऊपर की ओर उठता है, और वो भी किस कारण, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण, जो पृथ्वी के ऊपर जल पाया जाता है जब वो ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालीन उठने का गिरने का को ज्वार भाटा कहते हैं। जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु तथा वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गतियां मोहर्मी यानी सर्ग कहा जाता है इसे, मोहर्मी ज्वार भाटे की तरह नियमित नहीं होते। और ज्वार भाटाओं का स्थानिक तथा कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इनके जो इसके आवर्ती परिणाम और ऊंचाई में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरफ चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण शक्ति का प्रभाव होगा उस तरफ जल ऊपर उठेगा, और दूसरी तरफ वो प्रभाव नहीं लेगा क्योंकि दूसरा भाग सूर्य चंद्रमा से दूर है। अब यहां पर आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए, एक तरफ चंद्रमा और सूर्य हैं। पृथ्वी का जल का भाग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जल का भाग ऊपर उठ रहा है। सिर्फ जल के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, पूरी पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ता, ये बात को ध्यान रखना। और दूसरी तरफ अपकेंद्री बल है, वो प्रभावित हो रहा है, उस तरफ भी पृथ्वी का जल जो है ऊपर उठ रहा है। तो एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल है, दूसरी तरफ अपकेंद्री बल है। दोनों ही जलीय भाग के ऊपर प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसका प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए जो ये भाग होता है चंद्रमा के तरफ वाला, वहां पर ज्वार भाटा की ऊंचाई ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये जो ऊंचाई है इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे
चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य की गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्री बल है जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। यानी एक तरफ तो गुरुत्वाकर्षण बल जल को ऊपर की ओर खींच रहा है और दूसरी तरफ से अपकेंद्रीय बल उसके अपोजिट कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं के उत्पन्न करते हैं। एक तरफ अपकेंद्रीय बल का कार्य चल रहा है दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और उसकी दूरी के कारण कम होता है, जबकि अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल दो प्रकार के हो गए, एक तो होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की और ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी ओर कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से दूर होता है तथा यह अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले ऊर्ध्वाधर बल में से अधिक महत्वपूर्ण ज्वारीय उभार पैदा होता है। इस तरह से दोनों तरफ ज्वार भाटा होते हैं। अब ज्वार भाटा की एक एग्जाम्पल है कनाडा का फंडी खाड़ी में ज्वार भाटा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा है। ये कनाडा में नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच में है। तो ये सबसे बड़ा ज्वार भाटा, इसको आपने याद रखना है। अब ज्वार भाटा जब आ जाता है तो उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान और उसके फायदे दोनों चीजें होती हैं। अब सबसे पहले एक मैं आपको नुकसान बता देती हूँ, वो ये है कि ज्वार भाटा आ गया है, रात को समुद्री जहाज जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अचानक उनके रास्ते में जब ज्वार भाटा आता है तो उससे क्या होता है, वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में ना जाकर किसी और दिशा में उनका जो समुद्री जहाज है मुड़ जाता है, जिसके साथ और इसके अलावा समुद्री जहाज पलट भी सकते हैं क्योंकि ज्वार भाटा में बहुत ऊंचाई में पानी ऊपर उठता है। इसी तरह से जो समुद्री जहाज है उसके रास्ते में भी ये विघन आ जाती है तो ये पलट भी जाते हैं। तो इस तरह नुकसान है। और इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि नौ संचालकों और मछुआरों को उनके कार्य संबंधित योजना में मदद होती है। नौ संचालन होते हैं, वो ज्वारीय प्रभाव से अत्यधिक महत्व होता है उनको, क्योंकि जो नदियां हैं जिन जलों में ये आता है ज्वार भाटा, वहाँ पर अगर कोई बोट जा रही है या समुद्री जहाज जा रहा है तो उस रास्ते में अगर ज्वार भाटा आता है तो सेम डायरेक्शन में अगर वो जा रहे हैं तो उनको हेल्प मिलती है आगे उनको ढकने में, उनको जाने में। जो मशीन पे जोर बढ़ता है वो इजीली अपना सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार भाटा की ऊंचाई बहुत अधिक होती है, खासकर नदियों में। नदियों के किनारे पोताश्रय और ज्वार नद मुख के भीतर जहां प्रवेश द्वार छिछले रोधिकाएं होती हैं जो नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ज्वार भाटा के कारण वो अपने स्थान पर भी इजीली पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज्वार भाटा उनको जो धक्का पीछे से प्रेशर देता है उससे वो इजीली अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो उन्हें मैकेनिज्म भी मिलती है और उन्हें एनर्जी मिलती है उससे। तो इस मैकेनिकल एनर्जी जिसे बोलते हैं वो भी ज्वार भाटा के द्वारा मिलती है, जिससे नौकाएं आराम से अपने स्थान को छोड़ भी लेती हैं और अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं। इसके अलावा बंदरगाहों के आसपास जो कूड़ा करकट जमा होता है, ज्वार भाटा जब आता है उसकी लहरें जब बंदरगाहों के पास जाती हैं तो उसमें पाए जाने वाले ऐसे कूड़ा करकट जो होता है वो बहाकर अंदर समुद्र में ले जाती है, समुद्र के तल में जमा कर देती हैं। तो वहाँ पर पोताश्रय जो होते हैं और बंदरगाहें होती हैं उनकी साफ सफाई भी हो जाती है। ज्वार भाटा तटछलों में डिस्टिलेशन में मदद करता है, जो मैंने अभी बताया है।
और ज्वार नदमुख क्या होता है? ज्वार नदमुख जैसे डेल्टा होता है, समुद्र के किनारे पर नदियां बनाती हैं, अपने साथ लाया हुआ सामान जमा करती हैं, उसे हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन अगर समुद्र के किनारे पे ना जमा करके किनारे से काफी दूर समुद्र के तल में अपने साथ लाया हुआ जमा करे सामान, तो उसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं। तो वो समुद्र के किनारे पर नहीं होता, समुद्र के तट से थोड़ा दूर होता है, समुद्र के बीच तल पर होता है। तो उसकी भी अंदर जो प्रदूषण होता है उसको भी बाहर निकालने में ज्वार भाटा मदद करता है। इसके अलावा इसके साथ बिजली का उत्पादन भी होता है, क्योंकि जल बहुत ऊंचाई से ऊपर उठता है और उसके बाद बड़ी ही एनर्जी से उसे वो नीचे गिरता है। उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है बिजली के उत्पादन के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। उसके उत्पादन के लिए हमें जल को पहले ऊंचाई पर स्टोर करना पड़ता है और ऊंचाई से नीचे फेंकना पड़ता है, और नीचे टरबाइन्स लगाई होती है जिससे वो घूमती हैं और बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन ज्वार भाटा में जल अपने आप ही सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है और वो फिर नीचे भी गिरता है। तो इसी चीज को इस्तेमाल करके विद्युत बिजली का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा समुद्र के तल के अंदर जो नीचे वाली सतह होती है, वहां पर जो भी सीपियां, मोती, बहुमूल्य मोती पाए जाते हैं, वो भी ज्वार भाटा के कारण नीचे से बाहर आ जाते हैं, किनारों पे, तटों में पहुंच जाते हैं, जहां से इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अलावा मछुआरों को भी हेल्प मिलती है कि मछलियां भी, जहां पर जल बहुत ठंड पड़ती है, जल जम जाता है, लेकिन वहां पर ज्वार भाटा आने से दिन में जैसे 2 बार आता है, 2 बार आने से वहां का जल हिलता रहता है और जमता नहीं है। तो इस तरह से ज्वार भाटा के बहुत सारे फायदे हैं जो आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इसको आप यहाँ तक के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, और जब इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे पूछ लेना।